हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मंत्रा में पाठ 3 मेरा कच्चा चिट्ठा, जिसके लेखक हैं बृजमोहन व्यास, उनके द्वारा रचित पाठ 3 जो है मेरा कच्चा चिट्ठा, उसका अध्ययन करेंगे। बेटा मेरा कच्चा चिट्ठा बृजमोहन व्यास के द्वारा रचित है, जिनका जन्म जो है 1886 में हुआ था और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। 1921 से 1943 तक इन्होंने नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य किया। वहीं 1944 से 1951 तक इन्होंने लीडर जो समाचार पत्र है उसमें एक समूह के जनरल मैनेजर के रूप में ये नियुक्त हुए। क्योंकि लेखक को पुरातत्व का बड़ा शौक था, इतिहास के बारे में जानने का बड़ा शौक था, अतः इनकी जो ये मेरा कच्चा चिट्ठा है वह भी एक आत्मकथा है। इसका मतलब इसमें लेखक ने अपने बारे में संपूर्ण वर्णन किया है, या उन्होंने अपने किए हुए कार्यों को का लेखा जोखा इस छोटे से आत्मकथ्य मेरा कच्चा चिट्ठा के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है, जो कि एक आत्मकथा का ही एक अंश है। लेखक बृजमोहन व्यास का निधन बच्चे 23 मार्च 1963 को हुआ था। 1963 तक इन्होंने बेहतर रूप से कार्य किया, लेकिन इनका सबसे बड़ा योगदान जो है वो है इलाहाबाद में पुरातत्व संग्रहालय के निर्माण का। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान और सबसे महत्वपूर्ण जो किया कार्य वह है संग्रहालय के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान। लेखक ने इस पाठ में भी संग्रहालय के भी निर्माण में जो जो उन्होंने कार्य किए, जो जो उन्होंने, चाहे उसे गलत लगा लीजिए चाहे सही लगा लीजिए, जो भी कार्य किया उसका यहाँ पर लेखा जोखा उन्होंने व्यक्त किया है। साथ ही उन लोगों का भी इन्होंने धन्यवाद किया है जिन्होंने उनके इस निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखक कहते हैं ये उन दिनों की बात है, लगभग 1938 के आसपास की, 1938। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं लगभग 1938 के आसपास की ये बात है। लेखक जो थे वो 1936 में लेखक जो है वो कौशाम्बी से पसौवा जाने के लिए तत्पर थे। वे कौशाम्बी गए, कौशाम्बी से फिर वो पसौवा गए, पसौवा जिसे कि जैन तीर्थ स्थल माना जाता है। पसौवा एक जैन तीर्थ स्थल है जो कि माना जाता है कि यहाँ पर जैनियों का हर साल मेला भी लगता है। यहाँ पर ही पास में ही एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर बुद्ध देव की गुफा है, जहाँ पर माना जाता है कि प्रभु भगवान महात्मा बुद्ध जो है यहाँ पर व्यायाम करते थे। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर एक विषधर सांप भी हर समय रहता है। पास में ही अशोक सम्राट के द्वारा निर्मित स्तूप भी है, जिसमें बुद्ध के केश और नखखंड के संपूर्ण अंश रखे हैं। केश से लेकर नखखंड, नखखंड होता है बेटा नाखून। ठीक है बच्चे। पेड़ के नीचे लेखक कहते हैं कि वे कौशाम्बी गए, कौशाम्बी से पसौवा, और पसौवा से जब वे वापस लौट रहे थे तब उन्होंने रास्ते में एक गाड़ी में, उन दिनों इक्के और तांगे चलते थे बेटा, इक्के और तांगे। इक्के होते हैं बेटा जिसे 2 पहियों की एक ऐसी रिक्शा जिसे आदमी खींचता था। ठीक है बेटा। लेखक कहते हैं इक्के और तांगे होते थे, वो तांगे से इक्के से चले जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक पेड़ के नीचे, क्योंकि लेखक ने अपनी रुचि को भी यहाँ पर व्यक्त किया है कि उन्हें जहाँ कुछ मिल जाता था वो तुरंत ही उसे लेने के लिए तत्पर हो जाते थे। यानी इतिहास और पुरातत्व की उन्हें बड़ी जानकारी थी। इतिहास संबंधी हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को वो छोड़ते नहीं थे। लेखक ने यहाँ पर व्यक्त किया है कि कैसे उन्हें एक पेड़ के नीचे क्या मिली, चतुर्मुख शिव की मूर्ति मिली। लेखक बताते हैं कि उन्होंने कैसे वह मूर्ति जो है वो उठा ली, यह सोचकर कि यह शिव की मूर्ति है और चतुर्मुख शिव की मूर्ति है और उसका वजन भी 20 सेर का है। लेखक ने उस मूर्ति को उठा लिया और यह सोचकर कि इसका कोई भी यहाँ पर मालिक नहीं है, आसपास देखा तो कोई भी नहीं था, इसलिए लेखक को इन चीज़ों का शौक तो था ही, अपनी इस रुचि के आगे वो कुछ नहीं देखते थे। कहते हैं ना कि उन्हें केवल और केवल वही दिखते, जैसे चंद्रायन की बिल्ली को, ठीक है बेटा, केवल और केवल व्रत के समय भी क्या अपना भोजन नजर आ जाता है तो वह उसे
उसके अपने व्रत का पालन जो है किए बिना नहीं रहती। ठीक ऐसे ही लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अपने इस आदत से लाचार थे, मजबूर थे, इसलिए उठाए बिना नहीं रहे। लेकिन बाद में लेखक को काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं। क्यों दिक्कतें हुई हैं? क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि वह चतुर्मुख शिव की मूर्ति जो है वो वहीं पर स्थापित होनी चाहिए। शायद इसी वजह से जब लेखक वापस कौशाम्बी लौट गए तो बाद में वहाँ से लोग जो हैं, गांव के लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने मिलकर व्रत कर लिया और उपवास कर लिया कि जब तक शिव की मूर्ति गांव में लौट कर नहीं आएंगी तब तक वे कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। ऐसे में सबको लेखक पर ही शक हुआ, क्योंकि 95% शक सीधा लेखक पर जाता था, क्योंकि इस तरह की कोई भी अगर हरकत आसपास में होती थी तो सीधा लेखक पर ही शक किया जाता था, क्योंकि लेखक ही पुरातत्व विभाग के लिए, अपने पुरातत्व संग्रहालय के लिए इस प्रकार का संग्रह कर रहे थे। ऐसे में लोग सीधे लेखक के पास पहुंच गए। अब लेखक भी ना चाहकर भी लेखक को मजबूर होकर वह शिव की मूर्ति लौटानी पड़ी और साथ में लोगों का उपवास भी खुलवाना पड़ा। ठीक है बेटा, इस तरह से लेखक बताना चाहते हैं कि वो चतुर्मुख शिव की मूर्ति उन्हें कैसे वापस करनी पड़ी, वरना तो वो अपने संग्रहालय के लिए लेकर आए थे। लेकिन इसमें लोगों की धार्मिक आस्था थी, धार्मिक मान्यता थी, और वे लोगों की धार्मिक मान्यता और आस्था को ठेस पहुंचाते तो शायद गांव वाले और ज़्यादा क्रोधित हो जाते। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं लेकिन उनका यह शौक जो है वो कम नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि शौक तो शौक ही होता है। लेखक कहते हैं इसी तरह से वे दर दर भटकते थे, क्या ढूंढने के लिए कि उन्हें कहीं से कुछ मिल जाए। कोई भी सोने की मोहरे या मूर्तियाँ या मृण मूर्तियाँ, किसी भी तरह की मूर्ति वो छोड़ते नहीं थे। एक दिन लेखक ऐसे ही टहल रहे थे खेत की मेड़ पर टहलते टहलते अचानक से उन्हें एक बोधिस्त्व की मूर्ति दिखाई दी। वह मूर्ति जो थी वो 8 फीट की थी, जिसमें सिर नहीं था, लेकिन पैर तक वह बिल्कुल संपूर्ण थी। लेखक कहते हैं उन्होंने देखा आसपास तो कोई नजर नहीं आया। उन्होंने उस मूर्ति को उठा लिया। वह मथुरा के लाल पत्थर की बनी हुई मूर्ति थी। उसमें सिर नहीं था, बाकी सब कुछ था। और लेखक ने यह बताया है कि वह मूर्ति भी बड़ी पुरानी थी, कुषाण सम्राट के समय की थी। कुषाण राज्य के कहते हैं स्थापित होने के 2य वर्ष की वह मूर्ति थी। ठीक है बच्चे, लेखक ने वह मूर्ति उठा ली। पता लगा कि वह खेत जो है वो एक बुढ़िया का था। वह बुढ़िया भी चली आई। उस बुढ़िया से ने तुरंत ही कह दिया कि वह उसके खेत की मूर्ति है, वह किसी को नहीं देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बुढ़िया का भी लालच था। इस पर बुढ़िया ने कहा कि वह मूर्ति नहीं देगी। लेखक भी उसके लालच को समझ गए थे। क्यों? क्योंकि हर इंसान स्वार्थी होता है। लेखक ने भी उसे, उस समय लेखक की जेब में जो पैसे पड़े थे 2 रुपये, उन्होंने उसे 2 रुपये में वह मूर्ति ले ली। बुढ़िया को भी संतुष्टि मिल गई। बुढ़िया से 2 रुपये में मूर्ति लेकर लेखक कहते हैं कि वह मूर्ति जो है वह उनके संग्रहालय का अहम हिस्सा बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वह बोधिस्त्व की मूर्ति थी। ठीक है बच्चे, लेखक कहना चाहते हैं ऐसी कितनी ही ना जाने असंख्य चीज़ें उनके संग्रहालय में पड़ी हैं जो उन्होंने उस समय कुछ कम कीमत में और कौड़ियों के भाव खरीद ली थी। लेखक कहते हैं वो हर समय अपने पास पैसा लेकर घूमते थे, ताकि उन्हें इस प्रकार की चीज़ें जहाँ भी कहीं मिलें वे तुरंत ही उसे खरीद ले लें। लेखक कहते हैं कि एक बार ऐसी ही एक बात उन्होंने यहाँ पर वर्णन की है। एक बार एक फ्रांसीसी युवक आते हैं। वह फ्रांसीसी जो है वह लेखक के संग्रहालय यानी जो म्यूनिसिपैलिटी के 8 कमरों में बना हुआ था, वह उस संग्रहालय में देखते हैं वह बोधिस्त्व की मूर्ति। उसके बारे में तो लेखक कहते हैं कि वह तो उसे बड़ी ही पसंद आई, क्योंकि फ्रांसीसी भी जो था वो था पक्का व्यापारी। उसने भी तुरंत ही उस मूर्ति की कीमत लगा दी। वह लेखक को 10,000 रुपये देकर वह मूर्ति लेना चाहता था, लेकिन लेखक ने कहा है, यहाँ पर बताया भी है कि वह तो इन चीज़ों के बड़े शौकीन थे। ऐसे में चाहे उन्हें कितना भी पैसा क्यों ना मिले, वो किसी पैसे के लिए संग्रह नहीं कर रहे थे, अपितु वे तो अपने संग्रहालय के लिए संग्रह कर रहे थे। इसलिए उन्होंने तुरंत ही वह मूर्ति देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेखक की रुचि व्यक्त होती है, क्योंकि वह ऐसा संग्रहालय तैयार कर रहे थे जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो पुरातत्व विभाग से जुड़ी हैं वो चीज़ें उसमें शामिल की जाएं। इसलिए लेखक ने फ्रांसीसी युवक को वह मूर्ति देने से मना कर दिया, क्योंकि लेखक उसे अपने संग्रहालय का ही एक अहम हिस्सा बनाना चाहते थे। लेखक कहते हैं उनका यह शौक पूरा नहीं हुआ। उनका यह शौक लगातार बढ़ता गया।
इसी संबंधित उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे 1938 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग जो है वह कौशाम्बी में श्री मजूमदार के नेतृत्व में कैसे खुदाई का कार्य कर रहा था। उस खुदाई के दौरान, क्योंकि वह खुदाई जो थी वह दिल्ली के ही श्री के.एन. दीक्षित जो उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था। और वे जो दीक्षित जी थे वे थे लेखक के परम मित्र। लेखक ने बताया है कि उनके परम मित्र होने की वजह से दीक्षित जी के यहाँ के नेतृत्व में ही श्री मजूमदार जो है वह खुदाई का कार्य कर रहे थे। खुदाई जो थी वह कौशाम्बी के पास ही, कौशाम्बी से 8-10 मील की दूरी पर ही कहाँ पर चल रही थी, यानी 4-5 मील की दूरी पर ही हजियापुर में चल रही थी। हजियापुर जो कि एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर लेखक कहते हैं कि खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को भद्रनाथ के शिलालेख मिले। भद्रनाथ के शिलालेख की वजह से, भद्रमत के शिलालेख की वजह से वह क्षेत्र प्रसिद्ध हो गए। लेखक कहते हैं उन शिलालेखों में, क्योंकि कोई भी खुदाई के दौरान ऐसी कोई चीज़ मिलती थी तो सबसे पहले लेखक का ही वहाँ पर लेखक को ही बुलाया जाता था और लेखक को ही सौंपा जाता था। लेखक ने यहाँ पर कहा है कि जो जमींदार थे वे थे गुलजार मियाँ, और गुलजार मियाँ के जो भाई थे उनको दिलदार मियाँ, उनको नौकरी दिलवाने में, म्यूनिसिपैलिटी में चपरासी की नौकरी दिलवाने में लेखक का हाथ था, क्योंकि लेखक ने खुद ही उनके भाई को नौकरी दिलवाई थी। इसलिए जो गुलजार मियाँ थे उन्होंने लेखक के इस एहसान को, कहते हैं ना कि स्वार्थ ही स्वार्थ को काटता है, एक तरफ उन्होंने उसको नौकरी दिलवाई थी उसके भाई को, इसलिए ये एहसान था। लेखक के इस एहसान को चुकाने के लिए गुलजार मियाँ ने भी वह शिलालेख जो है वह किसे सौंपने का निर्णय किया, लेखक को ही सौंपने का निर्णय लिया। ठीक है बेटा, इस पर फौजदारी मुकदमा जो थी उसकी धमकी दे दी गई पुरातत्व विभाग के द्वारा, श्री मजूमदार के द्वारा। लेखक कहते हैं फौजदारी मुकदमे पर आमदा हो गए। ठीक है बेटा, कि लेखक ने, जो जमींदार थे गुलजार मियाँ, उन्होंने लेखक से 25 रुपये में वह मूर्ति जो थी वो उनके हवाले कर दी। लेखक कहते हैं कि उन्होंने वह शिलालेख हासिल तो कर लिया, क्योंकि शिलालेख लेना उन्होंने सोचा कि दीक्षित जी जो है वो उनके परम मित्र हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग में जब यह खबर फैली तो मजूमदार ने तुरंत ही के.एन. दीक्षित के कान भड़का दिए। उन्हें पत्र लिख दिया कि कैसे मैं उनके बीच में अड़चन बन गया। इधर से के.एन. दीक्षित का पत्र आया और उस पत्र में उन्होंने लिखा, लेखक को कड़ी चेतावनी भी दी कि वह शिलालेख जो थे वो पुरातत्व विभाग के अंदर आते हैं और पुरातत्व के विभाग की खुदाई के दौरान मिले हैं, अतः वह उनके हवाले कर दिया जाए, क्योंकि ये दिल्ली के संग्रहालय के लिए है, ना कि इलाहाबाद के संग्रहालय के लिए। ऐसे में यह भी चेतावनी दे दी गई कि उन्हें जो सहयोग दिया जाने वाला था शायद वे उनके संग्रहालय निर्माण में शायद वो उनसे सहानुभूति ना रखें। उनका यह कड़ा चेतावनी भरा पत्र देखकर लेखक जो थे उन्हें भी क्रोध आ गया, उन्हें भी गुस्सा आ गया, लेकिन साथ ही उन्होंने भी सच्चाई को व्यक्त करने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। उन्होंने तुरंत ही के.एन. दीक्षित को पत्र लिखा और पत्र का जवाब लिखते हुए कहा कि उन्होंने गुलजार मियाँ को नहीं भड़काया और ना ही गुलजार मियाँ को ये कहा कि वह शिलालेख उन्हें सौंप दे, बल्कि उन्होंने तो वे 25 रुपये में शिलालेखों को खरीदा है। अपितु उन्होंने सारी बातें, सच्चाई जो थी वो पत्र में बयां कर दी और यह भी बता दिया कि अगर वो उनसे शिलालेख चाहते हैं तो वह गुलजार मियाँ को 25 रुपये देकर उनसे शिलालेख ले सकते हैं। लेखक कहते हैं कि के.एन. दीक्षित ने बाद में दोबारा पत्र लिखा और अपनी गलती की विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगते हुए भी लेखक के से बातचीत की। लेखक कहते हैं कि शिलालेख तो उनके किसकी संग्रहालय की रौनक नहीं बन सके, क्योंकि वे तो दिल्ली पुरातत्व विभाग के द्वारा ले जाए गए, दिल्ली संग्रहालय में रख दिए गए। लेकिन लेखक ने यहाँ व्यक्त किया है कि उनकी वह इच्छा उनके हृदय में ही रह गई। ठीक है बेटा, क्योंकि वो भी वैसे ही भद्रमत के शिलालेखों के अपने संग्रहालय के लिए जुटाना चाहते थे।